स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। टोटल जो है 613 जो पोस्ट हैं उन पे वैकेंसी जारी हो चुकी है। और आप लोगों को अब जो हमारे पहले से ज्वाइन मेंबर हैं उन्हें और शिद्दत से लग जाना है और मेहनत से जो है आगे बढ़ना है अब। और अब जो है पिछले 2-3 दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन अब कंसिस्टेंसी रहेगी और वो भी कोशिश की जाएगी कि जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। और स्क्रीनिंग तक कोशिश रहेगी। स्क्रीनिंग के सिलेबस के साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का जो मेंस का सिलेबस हम करवा रहे हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये मेरी तरफ से पूरा आश्वासन है, मैं पूरा करवाऊंगा, चाहे मुझे जो है संडे को हो सके 2-3 लेक्चर भी डिलीवर करने पड़े तो वो मैं करूंगा। और बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि स्क्रीनिंग तक जो है हमारा स्क्रीनिंग का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही, साथ में हमारा मेंस का सिलेबस भी, जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेंस का भी हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो पॉलिटिकल साइंस में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड जो है हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक आध लेक्चर और आना रह गया है, बाकी उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट है। अब आप लोगों में से अगर कोई लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैंने कहा था कि 18 तक हम ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो आप लोगों के लिए जो है 2-4 दिन का मैं और टाइम दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें टर्म एंड कंडीशंस यही होगी कि केवल हम 2-4 दिन तक विंडो ओपन रखेंगे, उसके बाद जो जुड़ गया वो जुड़ गया। उसके बाद जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि आप लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं, फिर आप जो है प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो जो शुरू से जुड़ेगा वो, और दूसरा ये आश्वासन के साथ में कि वो जो है पहले के जो वीडियोज हमने जैसे उत्तराखंड का कवर हो चुका है तो उसको जितनी जल्दी कवर करेगा फिर वो हमारे साथ उतनी जल्दी चल पाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, आपका स्वागत है। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के नीचे जैसे जाओगे सब्सक्राइब के साथ में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। और 59 रुपीज़ की मेंबरशिप पर मंथ है स्क्रीनिंग के लिए। और 89 में आपको, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपके अच्छा ऑप्शन है, 89 में आपको स्क्रीनिंग का सिलेबस भी मिलेगा और आपको पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो बेस्ट कोशिश की जाएगी। साथ में आपको जो है प्रैक्टिस सेट टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे, उसके लिए हमने टीचमिंट ऐप पे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हैं आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम पे आपको वीडियो लेक्चर के जो भी पीडीएफ्स होंगे वो भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को भी अभी लगता है उन्हें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्लास सेमेस्टर जिनका है उनका क्या होगा, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको फॉर्म भरने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख होगी। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले 18 अक्टूबर को जो है ये जारी हुआ है विज्ञापन। 7 नवंबर तक जो है आप फॉर्म भर पाएंगे और 7 नवंबर तक ही डेट जो है आपका जो ऑनलाइन फीस जमा करने का है वो भी रहेगा। 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में जो है विंडो ओपन होगी अगेन, जो आपके आवेदन पत्र में अगर कोई आपको संशोधन करना है, मॉडिफाई करना है तो उसके लिए ओपन हो जाएगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। सिलेबस जो है आपका वही रहेगा। ये बड़ी अपडेट है कि स्क्रीनिंग होगा और प्रॉपर वही उसी सिलेबस के साथ होगा जो आयोग ने लगभग जनवरी 2024 में अपडेट कर दिया था अपनी वेबसाइट पे, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग का तो हमारा उत्तराखंड कंप्लीट होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जितनी जल्दी हो सके वो करवा दूंगा, फिर अगला जो है जीएस वाला पोर्शन हम जल्दी ही शुरू कर लेंगे। तो और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपका जो है 50% के लगभग कवर ही मिलेगा आपको सिलेबस, और उसके अलावा जो भी टॉपिक रह जाते हैं वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो नकल वगैरह के लिए हैं जो अगर उस कानून के दायरे में आप आ रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग थे जो यूकेएसएससी में जिनका नाम आया था, अगर आप उन लोगों के लिस्ट में हैं तो आप वहाँ पर नहीं भर पाएंगे। और दूसरा जो है कि अगर आप इस कानून के दायरे में कहीं भी आते हैं तो उसके अनुसार आप पे कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो है, अगर आरक्षण की जो बात की गई है तो आरक्षण में जो रीट चल रही है उस रीट के अनुसार, क्योंकि कोर्ट के अधीन है ये, तो उसका फैसला जैसे आएगा उसके हिसाब से जो है वो, जैसे 10% वाला रोस्टर लगना है तो वो हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है। तो जो उत्तराखंड आंदोलनकारी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए भी हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद जो है इसमें रिफॉर्म हो जाए और ये वो लोगों को 10% इसमें भरने को मिलेगा। तो फिर आपका जनरल जो भी है, अदर कैटेगरीज जो भी हैं उनमें एक एक आधा आधा सीट और कम होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये तो जनरल जानकारी थी आरक्षण के संबंध में। इसके अलावा
जो भी आपकी शैक्षिक अर्हताएँ होती हैं, जो भी आपने रिज़ल्ट्स जो भी हैं, मार्कशीट इश्यूइंग जो डेट है, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और वो आपकी जो है पहले की होनी चाहिए, यानी जो विज्ञप्ति की लास्ट डेट होती है वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट है, साफ यहाँ पर लिखा है कि जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट का कॉलम है, उसमें शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का ही अंकन होगा। यानी जो मार्कशीट पे आपकी लास्ट में डेट छप के आती है, इश्यूइंग डेट, उस डेट को वो काउंट करेंगे और वो डेट आपकी जो है जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले तक की होनी चाहिए, यानी कि 7 नवंबर 2024 तक की वो डेट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपकी मार्कशीट इश्यू हो रही है तो आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगा, फिर आपको जो है काउंट नहीं होगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई भी जो अगर मार्कशीट अगर आपकी ऐसी है जो हाल फिलहाल में जारी होनी थी, नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप प्रयास करें कि वो आपका 7 नवंबर 2024 से पहले जारी हो जाए। तो ये तो जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए ये सूचना है, थोड़ा-सा इस पे गौर कीजिए। अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का है तो काफ़ी लोग मिलकर उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो वो अपने रिज़ल्ट को इस डेट से पहले इश्यू करवाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आगे जो है, आगे कहा गया है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन में जो भी दावे कर रहे हैं, वो सही होने चाहिए और अगर उनमें कोई भी गलती पाई जाती है, यानी आप हो सकता है कि भूलवश गलती से भी आपने कोई डॉक्यूमेंट की डेट इधर-उधर कर दी या फिर जो विज्ञापन में आप विवरण जो है उसके अकॉर्डिंग आपने विवरण कुछ भी गलत भर लिया, तो उस सब पे भी आपके फॉर्म को वो निरस्त कर देंगे। तो बहुत केयरफुली आपको फॉर्म जो है भरना है। तो खासकर क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं बीच-बीच में, तो उस हिसाब से ये रखा गया है और इसके लिए 5 वर्षों के लिए जो है डिबार कर दिया जाता है अगर आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पाया जाता है। इसके अलावा अगली जो है, बाकी तो ये शुल्क जमा करने से संबंधित है कि शुल्क की जो डेट है उस तक ही स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद जो है किसी भी तरह का शुल्क आपका स्वीकार नहीं होगा और आवेदन जो है वो निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा समय से पूर्व आवेदन और त्रुटि होने पर आवेदन रद्द करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलतियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा 7 नवंबर तक कि आप कभी भी अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, जो उसमें डेट दी गई है, हमने शुरू में डिस्कस किया। तो उसमें आपको एकमात्र बार जो है अवसर दिया जाएगा जहाँ पर आप जो हैं कुछ श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई हैं, नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उपश्रेणी आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के मात्र एक बार जो है वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा जहाँ पर आप एडिट या करेक्शन उसमें कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस बीच अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलत हो जाता है, एक आध पॉइंट कहीं पे गलत हो जाता है, तो उसको ठीक करने के भी जो आपकी डेट होगी उस दौरान आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो नियम है, जो आपका प्रिंट आउट होगा फॉर्म का, उसको आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा और वो भविष्य में जो है आयोग उसको मांग सकता है, तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर सेव कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें या फिर प्रिंट आउट निकाल कर आपको रख लेना है ताकि वो जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको, और शैक्षिक अर्हता के जो भी आप इन करेंगे, यानी जो भी आप वेबसाइट में फिल करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एज़ इट इज़ ही होने चाहिए। तो कुछ भी ऐसी जानकारी, सपोज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो फॉर्म भर देते हैं और कुछ भी डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट होनी चाहिए। तो इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसकी डेट को ठीक से देख लेना है और अगर आप जो हैं जब आपका अभिलेख सत्यापन होता है तो उस टाइम अगर आप उस डेट का वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस भर्ती से निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भरना है और अपना मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी भरनी है, क्योंकि जो भी सूचनाएं होंगी वो इन माध्यमों से आपको दी जाएंगी, कोई समाचार पत्र से अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखें कि फॉर्म भरते टाइम अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर जो है और वो एक्टिव वाला रहे, ऐसा नहीं कि वो नंबर आप बंद करवा दे रहे हो कुछ टाइम, तो वो एक्टिव रहना चाहिए। पूरी भर्ती प्रोसेस के दौरान सारी सूचनाएं आपको उसी पे मिलने वाली होंगी। इसके अलावा अगला जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में है कि विषयवार लिखित जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो न्यूनतम जो अर्हक अंक है वो लाने ज़रूरी होंगे, यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें रखे गए हैं वो आपका लाना ज़रूरी होगा और वो दिए गए हैं नीचे जो हैं। इसमें इसको नोटिफिकेशन को आपको एक बार ठीक से पढ़ लेना है। तो स्क्रीनिंग अंकों में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी है और उसके बाद क्वालिफाइंग अंक के बाद जो है आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर जो है सूची दी जाएगी, यानी जो उसमें सफल होंगे और मेरिट के आधार पर वही लोग जो है मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो स्क्रीनिंग की तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको जो है खासकर ऐसे लोग जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे साथ जुड़िएगा और उनको बहुत
बेहतरीन क्लासेस जो हैं उपलब्ध होंगी और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट, और पूरी कोशिश की जाए कि आपको इस तरह से तैयार करने में कि आप इजीली जो है स्क्रीनिंग क्वालिफाई करके और मेंस का अगर जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो हमसे जुड़ सकते हैं। मेंस की भी पूरी तैयारी आपको केवल ओनली पॉलिटिकल साइंस के लिए ये फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। बाकी स्क्रीनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट आपका मेंस हो, स्क्रीनिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की अगर समस्या आती है, जैसे टेक्निकल कोई इश्यू है, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं और वाकई में आपको नीड है इस कोर्स की और आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी कोचिंग, तो ऐसे लोग जो हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 8954480224। तो टेलीग्राम पे इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, जो भी आपका इश्यू रहेगा वो टाइप कीजिएगा और आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी अगर आपको किसी भी तरह के टेक्निकल इश्यू पर आ रहे हैं। चलिए, इसके अलावा कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और लास्ट सेमेस्टर वाले मेरे को काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, तो मैंने बता दिया है। अगर आप कोशिश करते हैं और साथ जो डेट दी गई है उससे पहले अगर आप जो है कुछ कर पाते हैं, यानी आप जो है अपना मार्कशीट इश्यू करवा पाते हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे बहुत सारे लोग होंगे तो आपस में ग्रुप बनाकर वहाँ पर अगर जाएंगे, कोशिश करेंगे तो ये काम आपका हो सकता है। इसके अलावा आयोग से आपको ऐसा कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। इस डेट के अंडर अगर आप अपनी मार्कशीट, अगर एग्ज़ाम हो चुका है तो जारी करवा सकते हैं, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो स्क्रीनिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं जो भी जानकारियाँ होती हैं ये अपनी वेबसाइट पे प्रसारित करते हैं। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, अब उन अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यानी अगर आपका वो अभी वैध है, सपोज दैट वो आज की डेट में वैध है और अगले जो है 30-31 तक वो वैध रहेगा, तो आप अभी फॉर्म भर लीजिएगा और आपको नया बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। डीबी के टाइम पे आप उसी को दिखा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो है वो नया बनना था इस वजह से, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आपका अभी वैध है, आज आप फॉर्म भर रहे हैं, आज की डेट में भी वैध है, तो भी आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आगे के फॉर्म के लिए तो आपको बनाना ही है, लेकिन वो आपका वैध माना जाएगा अगर वो आज वैध है तो। इसके अलावा जो यहाँ पर देखिए, अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं कोई, तो वो अनारक्षित पद के सापेक्ष भी आवेदन कर सकते हैं। तो यानी अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में दिव्यांगता का कोई पद नहीं है तो भी आप अनारक्षित के लिए आवेदन कर सकते हैं और विचार किया जाएगा, नियुक्ति हेतु चुने जाने पर विचार किया जाएगा। अगर वो जनरल कैटेगरी में भी आ जाते हैं या किसी और श्रेणी में जो हैं, तो उनके चयन पर जो है विचार किया जा सकता है। तो ऐसा कहा गया है। यानी अगर सपोज दैट किसी सब्जेक्ट में पद ही नहीं है दिव्यांगता का, तो भी आप उस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर औपबंधिक है, ये साफ लिखा गया है। और अगर चयन कर लिया जाता है तो चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है। तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर सब कुछ हो भी गया है तो भी जो है आपका निरस्त कर दिया जा सकता है अगर किसी तरह की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है। चलिए, अगला जो पॉइंट है ये अगेन इम्पोर्टेंट है कि एक अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन करता है, यानी एक शाखा, अधिक शाखा या अधिक विषयों के लिए अगर आवेदन करता है तो पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा और महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में महिला और सामान्य शाखा आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड ही है। और आवेदन पत्र में शाखा से संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट में पीजी है तो दोनों का उल्लेख किया जाना जरूरी होगा। और अगर एक से अधिक विषय के आवेदन करते हैं तो दोनों के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस भी आपको जमा करनी होगी। इसके अलावा एग्जाम्पल भी दिया गया है कि प्रवक्ता हिंदी का जो शुल्क है वो 150 रुपये है और प्रवक्ता अंग्रेजी का शुल्क 150 है। तो दोनों शाखाओं में अगर फॉर्म भरना है, दोनों सब्जेक्ट के लिए अगर फॉर्म भरना है तो आपको 300 रुपये पे करना होगा। और महिला शाखा के लिए भी इसी तरह से 300 रुपये पे करना होगा। तो कुल मिलाकर 600 रुपये जो है प्रोसेसिंग फीस जो है ऐसी महिला अभ्यर्थियों को जमा करने होंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग परीक्षा में अगर आप सफल घोषित किए जाते हैं तो
मेंस जो परीक्षा होगी, विषयवार जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए भी निर्धारित शुल्क आपको दोबारा से जमा करना होगा। उसके लिए फॉर्म की विंडो अगेन खुलती है, तो ये भी आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके प्रिंट आउट जो हैं आपके अभिलाखों के मांगे जाते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक बार वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी फ़ोटो कॉपीज़ मंगवाएंगे, उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और फिर जो है आपको एक तरह से ऑनलाइन प्रेफरेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये क्लियर कर दिया है इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कि 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाने का जो विधायी और संसदीय कार्य है, विभाग अधिसूचना संख्या इससे दी गई थी। प्रश्नगत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों का विवरण शासन से प्राप्त नहीं हुआ है, जिस हेतु शासन से इन्होंने परीक्षा की गई है। शासन से वो आएगा तो इसको ये अपडेटेड कर देंगे। अगर शासन चाहता है कि वो 10% जो है इम्प्लीमेंट हो इस भर्ती में, तो वो हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उक्त शैक्षिक आरक्षण से आच्छादित होने वाले पदों के संबंध में शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर इसकी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। तो इसमें साफ लिख दिया है, इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा जो भी इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण जो है, इसके 613 कुल पद हैं, 550 जो हैं वो जनरल शाखा में हैं और 63 पद जो हैं आपके वो महिला शाखा में हैं। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये तो लिखते ही हैं हर भर्ती में। अब अगर पदों की बात की जाए तो हिंदी में 69, अंग्रेजी में 41 और इसमें संस्कृत में 45। अब इसमें ये देखिए जिस भी कैटेगरी के आप देख रहे हैं तो उसमें जो है आपके विमेंस के पद अलग हो जाएंगे। 30% का रिजर्वेशन रेशियो वो अलग से निकल जाएगा, तो ये दिया भी होगा। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब्जेक्ट में फिजिक्स में 57, केमिस्ट्री में 36, 24 मैथ्स में है, 50 जो है बायोलॉजी में है, 96 आपका पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी हैं, अपने साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 50+ मेंबर्स तो हैं ही। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, आप थोड़ा जी जान लगाइए और यहाँ आपके बेटर चांसेस बन सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी ठीक ठाक ही है। हिस्ट्री में काफ़ी कम पद हैं, 25 ओनली पद हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ देखिए 33 जो है वो ज्योग्राफी में है, 10 पद समाजशास्त्र में, 2 कला के भी हैं, वाणिज्य के 2 हैं, कृषि शास्त्र के भी 2 पद हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 550 पद हो जाते हैं। ये जनरल शाखा का विवरण है। ऐसे ही महिला शाखा का अलग से इन्होंने विवरण दिया गया हो। और जो आपके जो विकलांगता कैटेगरी है वो आप देख लीजिएगा, आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट विवरण दिया गया है जैसे सब्जेक्ट वाइज, और ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का दिखा देता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो 96 टोटल जो पोस्ट है वो 96 हैं। इनमें जो आपका जो कुल अधियाचित पद हैं, अब देखिए यहाँ पर कुल अधियाचित पद ये एससी के लिए हैं। एससी की अगर बात की जाए तो एससी में जो 19 टोटल अधियाचित पद हैं और उसमें से महिलाओं के 6 पद हो जाएंगे, तो बाकी जो है 13 पद जो होंगे वो जनरल बॉयज के लिए होंगे, एससी कैटेगरी में है। ऐसे ही जनजाति की अगर बात की जाए तो कुल जो है 4 पद हैं, इसमें से एक बॉयज का होगा और एक जो है उत्तराखंड महिला का होगा, बाकी 3 पद जो हैं पे बॉयज बॉयज या वो जनरल होंगे, उनमें महिलाएं भी आ सकती हैं। तो महिलाओं के लिए 2-2 ऑप्शन यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसे ही ओबीसी में टोटल 12 पद हैं, इनमें से 4 जो हैं वो महिला के लिए रिजर्व हैं। फिर आपके 8 पद बचते हैं और इन 8 पदों पे महिला या पुरुष दोनों ही प्रतिभाग कर सकते हैं। जो भी मेरिट में आएगा उसको वो मिल जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जो है टोटल 9 पद हैं, 3 महिला के हो गए, 6 पद आपके जनरल रह जाते हैं। और जनरल के जो पद हैं लास्ट में वो आपके टोटल जो हैं आपके 52 जो पद हैं वो आपके जनरल के हैं। अब 52 में से जो हैं 16 इसमें महिलाओं के हो जाते हैं और बाकी जो पद हैं वो मेल्स के हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो इसका सिलेबस है वो हम ऑलरेडी इस पे सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उसको आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिएगा। तो ये सामान्य शाखा का है जो 95 जो पद हैं दिव्यांग जन के
अग्रणी 3 और 22 पदों का जो विवरण है ये इन्होंने अलग रख दिया है। और इस पर जो है वो एक तरह से, जैसे यहाँ देखिए आपका हिंदी का 69 है, 69 में से जो दिव्यांग के अलग अलग पद हैं उनका ये विवरण दिया गया है। यहाँ पर 3 इसमें टोटल होंगे, ये कैटेगरीज उनकी हैं, तो ये देख लीजिएगा अगर आप लोग इन श्रेणियों में आते हैं तो उनका विवरण जो है वो अलग से कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि जो दिव्यांगजन के जो ये पद हैं ये शासन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब जब मिलेगा तब ये इसको वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा महिला शाखा के ये जो अलग से पद हैं 63, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो महिला शाखा के 5 पद जो हैं वो यहाँ पर ये ओपन होंगे। महिला शाखा में जो भी इसमें मेरिट में आएगा उनको ये पद मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी के 13 जो पद हैं महिला शाखा में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी ठीक ठाक है 11 पद। तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इन सब्जेक्ट में जो है ठीक ठाक पद हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। ये महिला शाखा के जो पद हैं उनका विवरण दिया गया है, एक बार आप लोग स्वयं से स्टडी कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो वो दिव्यांगजन की तो बात आई गई कि जो दिव्यांगजन से संबंधित भी जो कुछ नियम है वो भी उनके शासन के को दिए गए हैं, उस पर जो भी विवरण आएगा वो वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये पदनाम है आपका प्रवक्ता संवर्ग के लिए। अराजपत्रिता स्थायी है, यह आपका एज सीमा है 21 से लेकर 42 वर्ष तक आप भर सकते हैं। और अहर्ताएं हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को हम लेकर चलते हैं। चलो पॉलिटिकल साइंस को ही पकड़ के चलते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए लगभग यही चीज़ें होंगी। एक तो आपको विधि द्वारा स्थापित जो है स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एलटी डिप्लोमा भी इसमें लिखा गया है। तो बीएड की डिग्री या फिर एलटी डिप्लोमा, या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई प्रशिक्षण संस्थान का डिप्लोमा है तो वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों में जो दिखा जाए, ये प्रत्येक हर सब्जेक्ट के लिए यही प्रोविजंस हैं। बाकी अगर अन्य बातें समान होती हैं तो आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, या नेशनल कैडेट कोर का सी सर्टिफिकेट जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। प्रादेशिक सेवा में अगर आपने कम से कम 2 वर्ष सेवा की है तो वहाँ पर आपको पद मिल जाएगा। एनएसएस का अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है, यानी बाकी 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं, आपके पास सी प्रमाण पत्र है, तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। तो सभी के लिए जो आपका, हाँ, हिंदी के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि हिंदी में बाकी 2 तो हैं ही, बीएड के साथ-साथ जो स्नातकोत्तर है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री, इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि भी चाहिए। तो संस्कृत के साथ जो है स्नातक भी चाहिए अगर आप पॉलिटिकल हिंदी के लिए अप्लाई, सॉरी हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो है लेक्चरर हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी आयु की गणना है 21 से लेकर 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2024 के आधार पर जो है आयु की गणना की जाएगी। इसके अलावा आयु की जो छूट है वो 5 वर्ष की, जो आपका जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है एवं ओबीसी है, तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। अगर इस दायरे में भी आप आ रहे हैं तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष होती है ये सीमा जो छूट की है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लगभग सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। बाकी सिलेबस हम यहाँ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिलेबस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो सिलेबस वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक से समझाया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। और बाकी हमारा कोर्स तो चल ही रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर अगर आपके कोई ऐसे साथी हैं, हाँ, एक चीज़ और है, जो एम्प्लॉयमेंट वाला रजिस्ट्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इस बार उन्होंने साफ लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड आप होने चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है। और एम्प्लॉयमेंट का अगर रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो गया है या रिन्यू करने का रह गया है तो उसे 1-2 दिन के अंदर करवा दीजिएगा, वो जल्दी हो जाता है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि अभी टाइम तो है आपके पास, ठीक है। बाकी आरक्षण संबंधी ये प्रावधान है
जो कि दिए गए हैं। इसके लिए जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो आप ठीक करवा लीजिएगा। जैसे ओबीसी का किसी का जो है डेट अगर चली गई है तो उसको जल्दी से ठीक करवा लें। जो भी डेट दी गई है उससे पहले अगर वो ठीक हो जाए तो आपको वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ईडब्ल्यूएस वाला अपना देख लें, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो आपको ठीक कर लेने हैं। बाकी ये आपके पास है कि जो 40% या उससे उससे अधिक प्रतिशत विकलांगता के लिए जो है 40% या 40 से अधिक जो है विकलांगता आपकी होनी चाहिए, तो ये आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो वो तो अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वैवाहिक स्थिति के रिलेटेड हो गया, शारीरिक स्वस्थता। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है ये आप इजीली स्वयं भी भर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट में जाइए, ये स्टेप फॉलो कीजिए और आप स्वयं अपने मोबाइल से भी इसके फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। संशोधन के समय क्या क्या करना होगा ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बाकी ये शुल्क का हो गया, ये फीस आपकी रहेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यूकेपीएससी का बिल्कुल लीगल जो शुल्क होता है वो आपको पे करना होगा। और जो शैक्षिक या राजकीय गृहों में जो निवासरत अनाथ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को किसी भी तरह का भी शुल्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको ये सारी ही बातें हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं। बाकी ये तो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से ही ये चलते हैं। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पे मिलेगा। बाकी जो उत्तर कुंजी है उसके लिए जो प्रतिवेदन लगाने हैं 50 रुपये पर क्वेश्चन के रूप में, वो इनकी इनकम का एक सोर्स बनता जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन वो कर देते हैं उसमें। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की और लिखित परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। बाकी जो प्रोविजंस हैं वो कैलकुलेटर वगैरह उनकी तो यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। बाकी अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इसके फॉर्म भरने से पहले की डेट में। न्यूनतम अहर्ता ये दिए गए हैं कि न्यूनतम जो अहर्ता है, जो भी परसेंटेज रखा गया है वो लाने सभी के लिए अनिवार्य होंगे, तभी जो है आपको मेरिट में लाया जाएगा। बाकी ये अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित जो प्रोविज़न है वो सारे के सारे प्रोविज़न यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट था। बाकी ये आपका सिलेबस आ जाता है और सिलेबस के लिए हमारे चैनल पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी 150 अंकों की होगी। इसमें आपका जो है सारे ही जो सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी के भी इसमें 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, उत्तराखंड नॉलेज आपका आ जाता है, जीएस का एक ठीक ठाक पोर्शन आता है और साथ में आपका रीजनिंग का भी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अब आप लोग अगर अच्छी कोचिंग कहीं पे कर रहे हो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप लोग एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं और उसकी मेंबरशिप को आप कभी भी छोड़ सकते हैं। सपोज आपने एक महीने सुना, हमने 59 रुपीज़ की मेंबरशिप आपने ली और एक महीने तक आपने ज्वाइन किया। आप देखिएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि वाकई में जो महंगी कोचिंग है उससे बेहतर कंटेंट के साथ में हम बेहतर तैयारी करवा रहे हैं तो आप फिर जुड़े रहिएगा। और अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप ज्वाइन करो, आपको नहीं लग रहा है, ठीक नहीं है तो आप उसको मेंबरशिप को छोड़ सकते हो। तो आपका ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। और ख़ासकर अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हमारा ये विशेष प्रयास है कि आप लोगों को थोड़ी-सी मदद अगर हमारी तरफ से होती है, आपके सक्सेस में अगर थोड़ी-सी भागीदारी हमारी होती है तो उसके लिए हम जो है अब हमें बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी जिसको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2-4 दिन मैक्सिमम जो है, अगर आज 19 हो गई है तो 25 तक मैं आपको विंडो ओपन रखूँगा। 25 तक जिसको भी ज्वाइन करना होगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए मैंने वीडियो में नंबर दिया है आपको, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम पे ओनली टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।